हेलो दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पिछले दिनों यह बात सामने आई कि समृद्ध यूरेनियम बनाने संबंधी अनुसंधान को इसलिए उत्साहित नहीं किया गया क्योंकि भविष्य में हमारा नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम प्राकृतिक यूरेनियम का ही उपयोग करेगा। इस प्रकार के अनुसंधान के विषय में मतभेदों की चर्चा थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि हमारे वैज्ञानिक भी इस बात पर एकमत नहीं हैं कि भविष्य में किस यूरेनियम ईंधन को नाभिकीय केंद्रों में इस्तेमाल किया जाए। यूरेनियम क्या है? इस संदर्भ में सर्वप्रथम हम यह देखें कि प्राकृतिक यूरेनियम एवं समृद्ध यूरेनियम क्या है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप में हमें ऑक्साइड के रूप में मिलता है और इसमें यूरेनियम 235 एवं यूरेनियम 230 पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले यूरेनियम 235 लगभग 0.7% तथा शेष यूरेनियम 238 होता है। यूरेनियम 235 ही प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे नाभिकीय विखंडन में उपयोग में लाकर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यदि प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाई जाए, नाभिकीय विद्युत बनाने में ईंधन के रूप में काम आ सके, तो इसे यूरेनियम समृद्धीकरण कहते हैं। कई बार यूरेनियम 238 को कृत्रिम तत्व प्लूटोनियम 239 में बदला जाता है, जिसे नाभिकीय केंद्रों में काम में लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में स्पष्टता यूरेनियम 235 मात्रा को अधिक करना होता है। तारापुर नाभिकीय केंद्र के लिए हम जिस समृद्ध यूरेनियम का आयात कर रहे हैं, उसमें यूरेनियम 235 की मात्रा 2.7% होती है। भारत के तारापुर बिजली घर के लिए जो समृद्ध यूरेनियम अमेरिका से आयात किया जाता था, वह इस श्रेणी में आता है। लेकिन अमेरिका भारत के नीचे गिराने तथा विश्व में अपनी चौधराहट को कायम रखने के लिए उस पर रोक लगा दी है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि वह भारत के परमाणु कार्यक्रम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कराने की कोशिश में लगा है, जिससे कि अमेरिका के एजेंट भारत के परमाणु कार्यक्रम का सही आकलन कर सकें। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में यह बिना किसी विवाद के स्वीकार किया जाता है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों की सभ्यता से बहुत पुरानी है, परंतु साथ ही साथ इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक दृष्टि से भारत एक अल्पविकसित देश है। भारत के प्राकृतिक संसाधन संपन्न हैं और उसमें विविधता भी है, लेकिन उसका समुचित विनियोजन होना बाकी है। भारत में अंग्रेजी शासन काल में यद्यपि अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुए हैं, तथापि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस देश का आर्थिक ढांचा मूलतः अविकसित है। नगरों में आर्थिक जीवन कुछ बदला हुआ नज़र आता है, परंतु उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ सका है। डी.के. रांगड़ेकर के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप का अनुमान कुछ बृहद उद्योगों अथवा मुंबई, कोलकाता, मद्रास या दिल्ली के व्यापारिक जीवन से नहीं लगाया जा सकता। 18वीं शताब्दी की समाप्ति तक भारत
साम्राज्यवादी शोषण का शिकार नहीं हुआ था। इसलिए सामंती उत्पादन संबंधों के बावजूद भी यह देश ब्रिटिश भारत की तुलना में समृद्धि था। भारत की आर्थिक संस्थाएं, उत्पादन विधियां और तैयार वस्तुएं उस काल के किसी भी उन्नत देश की तुलना में नीचे स्तर की नहीं थी। भारत के आर्थिक विकास में प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने लिखा था, हाथकरघों और चरखों तथा उन पर कार्य करने वाले हजारों बुनकर तथा जुलाहे भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। यूरोप में अंतकाल से इन भारतीय श्रमिकों द्वारा उत्पादित श्रेष्ठ सूती वस्त्रों का आयात होता रहा है और वहां से बदले में मूल्यवान धातुएं आती रही हैं। इसका भुगतान भारत को स्वर्ण और रजत के रूप में मिला करता था। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यूरोप के देशों से अच्छी थी, परंतु इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाने के बाद यूरोप में जो आर्थिक विकास का दौर प्रारंभ हुआ, तो ये देश विकास पथ पर अग्रसर होते ही गए। तभी इस काल में अंग्रेजों को भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता मिल गई। अंग्रेज शासकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में न केवल बाधाएं डाली, वरन यहाँ के ढांचे को नष्ट कर इंग्लैंड की पूरक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। ग्राम पंचायतें जनतंत्री शासन व्यवस्था की पहली सीढ़ी है। प्रदेश सरकार का इस बात में गहरा विश्वास है कि जनता के लाभार्थ किसी भी योजना की शुरुआत जनतंत्र के बुनियादी ढांचे से होनी चाहिए। किसी भी योजना का कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता का उनमें कितना विश्वास है और कहाँ तक उसका सहयोग और समर्थन मिल रहा है। इसी उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव, जो एक लंबी अवधि से किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए थे, कराए गए। ग्राम प्रधानों का यह चुनाव, जिसमें लगभग 4,42,00,000 मतदाताओं ने भाग लिया, गांव स्तर के बुनियादी जनतंत्र का संभवतः संसार का सबसे बड़ा चुनाव था, जो स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण जनता की खुशहाली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 20 सूत्री कार्यक्रम और विशेष रूप से एकीकृत ग्राम विकास योजना की सफलता के लिए वर्तमान सरकार ने इस योजना में ग्राम प्रधानों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया तथा इन योजनाओं का लाभ पात्र और ज़रूरतमंद लोगों को मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि एकीकृत ग्राम विकास योजनाओं के लिए सही लाभार्थियों का चयन गांव सभाओं की खुली बैठक में किया जाए। पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और उनकी आय में वृद्धि करता है। महोदय, मैं मानता हूँ कि यदि हम चाहें कि किसी भी भाग को अपनी इच्छा के अनुकूल बना लें, तो यह संभव नहीं हो सकता। किसी भी देश में जितने लोग बसते हैं, उन लोगों के हृदय में जो भावनाएं पैदा होती हैं, उनमें जो विचार उठते हैं, उन्हीं से भाषा निकलती है। यदि कहिए या हिंदुस्तानी, दोनों ही हिंदुस्तान में पैदा हुई और आज भी चल रही है। इसलिए मैं सदा से यह बात कहता आया
हूँ कि किसी विदेशी शब्द को अपनी भाषा में न घुसने देने का विचार बिल्कुल गलत है। पूर्ण विराम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।